Hello everyone. In this video, we are going to deal with the class 10th economics chapter 4, globalization and the Indian economy. This is the part 2 of the video. Let's begin. इस चैप्टर में हम कवर करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में, जानेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और impacts of globalization in India. Also, the struggle for the fair globalization. Now moving on, अब हम जानते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है और ये किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इसी के अंतर्गत लिबरलाइजेशन क्या है, पहले हम समझते हैं लिबरलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ। लिबरलाइजेशन यानी लिबरल वर्ड से बना है। लिबरल का मतलब होता है उदार होना, यानी किसी भी प्रकार के काम में थोड़ा सा छूट दे देना, फ्रीडम देना थोड़ी सी। अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं, तो उनमें थोड़ा सा छूट देना, थोड़ा सा उन नॉर्म्स को ईजी करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। अब ये जो लिबरलाइजेशन है, इसमें कुछ बैरियर्स की तरह काम करता है। देखते हैं, लाइक रिमूविंग बैरियर्स और restrictions set by the government is what is known as liberalization. गवर्नमेंट के द्वारा जो बैरियर्स या कुछ restrictions लगाए गए हैं, इन restrictions को हटाने का नाम ही liberalization है। ये जो बैरियर्स हैं या जो restrictions हैं, ये एक तरह के टैक्स हैं। टैक्स, imports is an example of trade barriers. It is called a barrier because some restrictions has been set up. जो टैक्स हैं ये मेनली इंपोर्ट्स पर लगाए जाते हैं और ये एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर्स का। इन्हें बैरियर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंपोर्ट एक्टिविटी पर। इसे इस तरह से समझते हैं, यदि किसी नेशन में कोई चीज़ किसी दूसरी कंट्री से आ रही है, यानी उस नेशन में इंपोर्ट की जा रही है, बिफोर एंटरिंग दैट नेशन इट हैज़ टू पे some amount in terms of tax. This tax, if it is very high, अगर ये टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो ये बैरियर का काम करेगा, यानी इंपोर्ट एक्टिविटी को वहीं पर रोकेगा, एंट्री नहीं करने देगा। लेकिन अगर यही टैक्स थोड़े से कम कर दिए जाएं, रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो ईजिली इंपोर्ट एक्टिविटी इस नेशन में कंडक्ट की जा सकती है। तो ये टैक्स इंपोर्ट्स पर बहुत ही असर डालते हैं। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। जो गवर्नमेंट है उस नेशन की जहां वो इंपोर्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इंपोर्ट आ रहा है लेट्स से फ्रॉम जर्मनी। अब अगर ये टैक्स बहुत ज़्यादा होगा, बैरियर्स का काम करेगा, तो इंपोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर इस टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया तो ईजिली ये कंडक्ट हो रही है, इंपोर्ट जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो इंडिया में आ रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक्टिविटी को, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड बैरियर्स या टैक्स। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशंस। ऐसा किस लिए किया जाता है? जो गवर्नमेंट है
वो ट्रेड बैरियर्स या टैक्सेस को क्यों इम्प्लीमेंट करती है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बाहरी कंपटीशन से बचा पाए। यानी जो बाहर यानी फॉरेन कंट्रीज़ में जितना कंपटीशन चल रहा है, अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उसे compete नहीं कर पाते हैं, तो उनको उनके हितों का ध्यान रखते हुए ये नीड फील की जाती है और गवर्नमेंट टैक्सेस या ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज करती है। Now, the government imposes much less restrictions than before, is therefore said to be more liberal. सरकार जैसे टैक्स बैरियर्स या टैक्सेस इम्पोज करती थी पहले के समय, अब उसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया। यही रिलैक्सेशन लिबरल होना कहलाता है और इस पूरे प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के लिए और क्या ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लिबरलाइजेशन के कंडक्ट में। We have seen that the liberalization of foreign trade and investments in India was supported by some very powerful international organization. ये कैसे हुआ? जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी टेरिटरी में ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए जब एंट्री होती है, इंपोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, विच एक्ट्स एज ट्रेड बैरियर्स। लेकिन कोई ऐसा एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टैक्स इम्पोजिशन में लिबरलाइज होने के लिए प्रेशराइज करता है या सपोर्ट करता है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो these organizations say that all barriers to foreign trade and investments are harmful. इन ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से किसी भी प्रकार का बैरियर जो ट्रेड या फॉरेन ट्रेड पे लगाया गया है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर लगाया गया है, हार्मफुल होता है। देयर शुड बी नो बैरियर्स, किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कहते हैं, जो लिबरलाइजेशंस के लिए बढ़ावा देते हैं, उनमें से है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड में लिबरलाइजेशन लेकर आने की डिमांड करते हैं। और ये वर्ल्ड के सभी नेशन से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सभी अपने ट्रेड बैरियर्स को लिबरलाइज कर लें। Though WTO is supposed to allow a free trade for all, in practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. WTO सभी नेशन से ये उम्मीद रखता है कि वो ट्रेड बैरियर्स को लिबरलाइज करेंगे, कम से कम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल नेशंस हैं, वो अनफेयर रहते हैं लिबरलाइजेशन के मामले में। वो पूरी तरह से ट्रेड बैरियर्स को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि उनका दबदबा रहता है WTO में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में, और वो उस पर प्रेशराइज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर रहता है प्रेशर देने का WTO के पास। On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove the trade barriers. इसी तरह जैसे डेवलप्ड नेशंस प्रेशराइज करते हैं WTO को कि वो अपने यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को रिटेन करेंगे, लगा के रखेंगे, लेकिन वही WTO डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब बात आती है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि वो अपने यहाँ से ट्रेड बैरियर्स को
रिमूव कर ले, यानी हटा लिया जाए। अब ये जो अनफेयर सिचुएशन है इसे कैसे डील किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल लिबरलाइजेशन को पूरी तरह से सपोर्ट करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या असर पड़ा? तो ग्लोबलाइजेशन एंड greater competitions among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कॉम्पिटिशन्स की वजह से जो दोनों तरह के प्रोड्यूसर्स, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो, और जो बाहर के यानी फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, इनमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स की वजह से फ़ायदा कंज्यूमर्स का हुआ है, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ के कंज्यूमर्स का। As a result, these people today enjoy much higher standards of living than was possible earlier. इस तरह से हम देखते हैं कि अब इन लोगों का लिविंग और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हो गया है जब हम पहले की तुलना में इसे देखते हैं। जब हम कुछ साल पहले देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, और अगर अवेलेबल थी तो वो बहुत ही हाई कॉस्ट पर थी, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन आज कॉम्पिटिशन्स और ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनके पास जो सामान है वो सस्ती दरों पर उपलब्ध है, क्योंकि लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स दोनों कंपटीशन से बने रहने के लिए अपने अपने गुड्स को कम से कम कीमत पर रखना चाहते हैं और क्वालिटी हाई ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। MNCs have increased their investments in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. जब हम पिछले 20 साल का डेटा देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो MNCs हैं उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना MNCs के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ ही साथ बड़ा मार्केट भी अवेलेबल हो जाता है। Several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competitions. कुछ टॉप इंडियन कंपनीज जैसे टाटा, जैसे IT सेक्टर्स, जैसे वेरियस जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं भारत की, उन सभी को फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनके कॉम्पिटिशन्स में बढ़ोतरी हुई है। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies famous as multinationals. कुछ इंडियन कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ग्लोबलाइज्ड भी हुई हैं और वो मल्टीनेशनल हुई हैं, यानी उनका कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड सेटअप मोर देन वन नेशन लगा हुआ है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. जो कंपनीज IT सेक्टर्स में काम कर रही हैं या IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बूम साबित हुआ है। उन्होंने IT सेक्टर्स या IT सर्विसेज से रिलेटेड कई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। अब देखते हैं द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। आखिर ऐसा क्या है जिससे ग्लोबलाइजेशन में स्ट्रगल की बात कही जा रही है? जैसे हमने अभी पिछले पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज पर दबदबा बनाते हुए
WTO को प्रेशराइज करती हैं ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए, लेकिन वो अपने कंट्रीज में ट्रेड बैरियर्स को इम्प्लीमेंट करके रखती हैं, कंटिन्यू रखती हैं, जिसकी वजह से एक अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है, देखते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन would create opportunities for all and also ensures that the benefits of globalization are shared better. फेयर ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की मांग करता है और ये इंश्योर करता है कि सभी को ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स मिले। अब ये कैसे संभव है? द गवर्नमेंट can play a major role in making this possible. कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसा संभव कर सकती है, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए वो स्टेप्स ले सकती है। Its policies must protect the interest not only of rich and the powerful but all the people in the country. गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जिससे कि सभी लोगों के इंटरेस्ट ठीक रिजर्व रहे, सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इसमें न सिर्फ रिच या पावरफुल लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले, बल्कि किसी भी स्तर के व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, इसके लिए प्रयासरत रहे गवर्नमेंट। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम they become strong enough to compete. गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज भी फ्रेम कर सकती है जिससे कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर सके, ताकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को टाइम तक, यानी दिए गए टाइम तक, एक समय के अंदर तक अपने आप को बना पाए, इम्प्रूव कर पाए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन्स को या फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ compete करने में सक्षम हो पाए। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स। अगर ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट के पास ये पावर हो कि वो ट्रेड बैरियर्स को लगा दे, स्पेशली इन रेफरेंस विद डेवलप्ड नेशंस। इन द पास्ट फ्यू years, massive campaigns and representatives are by people's organization influenced important decisions relating to trade and investments at the WTO. पिछले कुछ सालों में कई सारे कैंपेन्स चलाए गए हैं और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ मुद्दे उठाए और इम्पोर्टेंट डिसीजंस से रिलेटेड, जो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े थे, उन पर चर्चा की और इस बात को इंश्योर करने की कोशिश भी की गई कि ग्लोबलाइजेशन ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो पाए। दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल also can play an important role in the struggle for fair globalization. हम इससे ये भी जान पाए कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कदम उठा सकती है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. Now, while concluding the chapter, we see that while globalization has benefited well-off consumers and also producers with skills, education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of rising competition. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा तो हुआ है, जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स को स्किल, एजुकेशन एंड वेल्थ में इसे काफ़ी कुछ मिला है, लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं और जो छोटे वर्कर्स हैं, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा है इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, बिकॉज ऑफ राइजिंग कंपटीशन. कंपटीशन
इतना बढ़ गया है कि उनके लिए इसमें बने रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है. Fair globalization would create opportunities for all and also ensures that the benefit of globalizations are shared better. फेयर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं और इक्वल बेनिफिट्स के लिए भी कोशिश की जा सकती है. हम इंश्योर कर सकते हैं कि सभी को ग्लोबलाइजेशंस की जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली मिल पाए. Now that's all for in this video. Thank you.